नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भैया हितानंद अग्रवाल जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नक्सलियों की अदालत में अब जन नहीं दहशत के लिए लोगों की हत्या, लोगों ने बनाई दूरी। मणिपुर के हालात बेकाबू, कर्फ्यू के बीच एनपीए ने भाजपा से तोड़ा नाता। सिम्स के गर्ल्स हॉस्टल में डॉक्टर ने की खुदकुशी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बयान से बवाल, व्हाट्सएप ग्रुप में विरोध। डेनमार्क की विक्टोरिया मिस यूनिवर्स नौकरी के लिए फर्जी लाइसेंस के साथ हथियार 9 गिरफ्तार। क्या लगता है भैया, नक्सलियों की अदालत में अब जन नहीं दहशत के लिए लोगों की हत्या, लोगों ने अब दूरी बना ली है। क्या लगता है अब कब तक खत्म होगा नक्सलवाद? अब डबल इंजन की सरकार है। निश्चित ही भैया, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद देखेंगे तो जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जी, तो सरगुजा क्षेत्र से ख़त्म कर दिया गया, जसपुर क्षेत्र से ख़त्म कर दिया गया और कुछ बस्तर क्षेत्र में जी नक्सलवाद की समस्या है अभी, जिसे लेके और वर्तमान सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी दृढ़ संकल्पित हैं। और आप देख रहे हैं कि विजय शर्मा जी के द्वारा लगातार और गहन वहाँ पे और प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ नक्सलवाद को ख़त्म करना है। धीरे धीरे नक्सलवाद ख़त्म भी हो रहा है और वहाँ स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बिल्कुल, मुख्य धारा में जोड़ने की मुख्य धारा में आप देखेंगे उस क्षेत्र में पहले गांव तक सड़कें नहीं हुआ करती थी, स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करते थे। अभी आप जाके देखेंगे, बस्तर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो इतना विकास वहाँ पे अभी वर्तमान सरकार भी कर रही है और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने भी किया। और वहाँ के लोग भी अब समझ चुके हैं कि नक्सलवाद से अब वो दूर हो चुके हैं, उनको पनाह देना बंद कर चुके हैं। तो अब जो नक्सली हैं ये केवल दहशत फैला के और पैसा वसूली का काम कर रहे हैं वहाँ। बिल्कुल भैया, क्या लगता है भैया, नक्सल का जब बात होती है तो जरूर एक उसमें कहा जाता है कि जो कांग्रेसियों की जो हत्या हुई थी, 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, क्या लगता है क्या कारण रहा कि नक्सल जो हत्याएं हुई थी जो कांग्रेस नेताओं की, उसकी जो फाइल थी वो क्यों बंद हो गई? वो जहाँ तक मीडिया के द्वारा जानकारी आई थी उस समय, वर्तमान जानकारी, ये घटना जो है लगभग 8 साल 9 साल पुरानी, और उस समय कांग्रेस के ही गुटबाजी के कारण उस प्रकार की घटना घटित हुई, जो कि अत्यंत दुखद घटना थी। और उसमें कई हमारे वरिष्ठ राजनेताओं ने अपनी जान गंवाई थी, जिसका पूरे राज्य समेत पूरे देश को अफसोस रहा है। और वो जो उस समय वर्तमान मीडिया न्यूज़ के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी, गुटबाजी का ही था उसमें। और चूंकि कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस वाले ही उस फाइल को दबाना चाह रहे थे, क्योंकि कई लोगों का उसमें पोल खुल जाता। तो जानबूझ के और कांग्रेसियों ने उस जांच को रोकी और फाइल को बंद की। बिल्कुल। निगम चुनाव निर्वाचन आयोग के संशोधन आदेश के बाद वोटरों को होगा फायदा। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन अब 11 दिसंबर को। लोकसभा चुनाव के आधार पर बनेगी वोटर लिस्ट। अब 25,000 नहीं होंगे वोट देने से वंचित। क्या लगता है ये नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है? क्या लगता है कोरबा में क्या स्थिति होगी, कौन कौन होगा मैदान पर? पता चल रहा है कि आप भी चुनावी मैदान में हैं। अभी जो वोटर लिस्ट के प्रकाशन की डेट 11 तारीख तक बढ़ गई है भैया, ये अच्छा है। जितने भी लोग हमारे साथी छूटे हुए थे उनके नाम भी जोड़ जाएंगे। अभी के नए नियम में 1 अक्टूबर 2024 को और जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं वो भी अपना नाम नज़दीकी मतदान केंद्र में जाके जुड़वा सकते हैं। इसके कारण हमारे नए युवा लोग आगे आएंगे, वोट डालेंगे एक अच्छी सोच के तहत, लोकतांत्रिक पद्धति के तहत, और नई सरकार का गठन होगा। और जहाँ तक नगरीय निकाय कोरबा की बात है तो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के नाते और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उस दायित्व को हम बखूबी निभा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो नगर निगम में व्याप्त समस्याएं हैं उसको हम उजागर करें। जो भ्रष्टाचार और करप्शन वर्तमान नगरीय निकाय सरकार के द्वारा किया जा रहा है, महापौर के द्वारा जिस प्रकार से भूख भय और भ्रष्टाचार का राज है, उसे हम लोगों के सामने लेके जा रहे हैं। चाहे आप देखेंगे रोड की समस्या, रोड बनने के 2 दिन बाद उखड़ जा रही है, पेंट किया जा रहा है लगातार उसमें। और डीएमएफ की राशि नगरीय निकाय को लगभग 100 करोड़ से ऊपर हर साल मिलता है। और उस राशि का केवल बंदरबाट कर दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिसकी उपयोगिता सुनिश्चित नहीं है। चाहे सोनालिया पुल के पास आप मल्टी लेवल पार्किंग देख लो, चाहे बुधवारी में फुट ओवर ब्रिज आप देख लो, चाहे छात्रावास है, चाहे जेल रोड में आप ऑडिटोरियम देख लो। केवल 6 साल हो गए
बना के 5 साल के अंदर 4 साल के अंदर बना के छोड़ दिया गया है। उसके पीछे केवल एक ही मानसिकता कि कैसे कमीशन मिले, भले उसमें नगर निगम का 15 करोड़ बर्बाद हो रहा है तो हो जाए, इनको उसमें अपने कमीशन से मतलब है। तो इस प्रकार से जो व्याप्त समस्या है उसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि आने वाले चुनाव में हमारे कोरबा की जनता एक ऐसी सरकार का गठन करे, एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो कोरबा की दशा और दिशा को तय करे। मैं हमेशा बोलता हूँ उमेश भाई कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, जब हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 को हमें सौगात दी, उस समय कोरबा का स्थान तीसरे पायदान पे था। राजधानी रायपुर राजधानी रायपुर, ऊर्जा न्यायधानी बिलासपुर और ऊर्जाधानी कोरबा, हमारा कोरबा तीसरे पायदान पे था। लेकिन आज आप देखेंगे तो कोरबा जो है खिसकते खिसकते 8वें 10वें पायदान पे पहुंच गया। आगे चला गया है। अंबिकापुर, रायगढ़, भिलाई, दुर्ग, ये सब हमसे आगे चले गए हैं। तो हमारे यहाँ ऊर्जा का इतना स्रोत है, हमारे यहाँ खनिज संपदा है, यहाँ से सबसे अधिक हम राजस्व देते हैं। आज हमारा कोरबा नगर निगम स्वायत्त है और अपने आप में सक्षम नगर निगम है, जो कि अगर कहीं से इनको आर्थिक सहायता ना मिले, राज्य से ना मिले, केंद्र से ना मिले, तो भी कोरबा नगर निगम अपने आप को डेवलप करने के लिए इतनी इनके पास राशि है। बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी है उमेश भाई कि हमारे कोरबा की जनता हमारे जो एक सोच के साथ एक ऐसी सरकार को बैठाए, क्योंकि पिछले 10 साल से कोरबा नगर निगम का हाल हम देख रहे हैं। 10 साल से मैं पार्षद हूँ, नेता प्रतिपक्ष हूँ। तो जो कोरबा में एक विकास होना चाहिए, 800 करोड़ से अधिक का बजट कोरबा नगर निगम का, आप चाहें तो सोने की रोड बना दें, इतना अच्छा फंड है आपके पास, इतना फंड है, लेकिन फंड का रोना और केवल भ्रष्टाचार, एक प्रबंधन नहीं होना, तो ये सब चीजें कमी है। अभी कुछ अधिकारियों को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया है अरुण साहू जी के द्वारा। क्या लगता है भैया, क्या है पूरा मामला? और 10 साल अब कांग्रेस की सरकार रही है नगर निगम में, क्या लगता है अब आपकी सरकार है, जो भी घपले हुए हैं या घोटाले हुए हैं उस पर अब जांच होगी, कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल जांच हो भी रही है। आप देखेंगे तो 2-3 अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड भी हुए हैं। कई मामलों पे जांच भी चल रही है। जो रोड वाला मामला था, जिसमें रोड बनने के 2 दिन में उखड़ गई और पूरे कोरबा शहर का, आप कोसाबाड़ी से लेके और घंटा घर होते हुए, बुधवारी चौक होते हुए पावर हाउस तक चले जाइए, पूरी सड़क उखड़ चुकी थी, जिसके लिए और कमिश्नर मैडम प्रतिष्ठा मैडम के द्वारा और उन्हें ठेकेदार को नोटिस भी दिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। और हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, नगरीय निकाय मंत्री हैं आदरणीय अरुण साहू जी, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि कमीशन खोरी बंद होना चाहिए, पूरा पैसा धरातल पे लगना चाहिए, और अगर कोई कमीशन लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए अधिकारी पाया गया तो उसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट निर्देश है हमारे नगरीय निकाय मंत्री जी का। क्या लगता है भैया, कहीं ना कहीं अधिकारी और जो नेता हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी कहीं साठगांठ तो नहीं लगती आपको कि कहीं ना कहीं उनके लिए वो काम करते फंस हो जाते हैं? साठगांठ तो है भैया। अब जो रोड का मामला उजागर हुआ, रोड का ठेकेदार कौन है वो आपको भी पता है कि आज नगर निगम में और मुख्य द्वितीय पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा और ठेकेदारी ली जा रही है। अपने चहेते लोगों को काम दिलाया जा रहा है। स्थानीय मंत्री थे उनके और दबाव में कई उनके रिश्तेदारों को काम दिया गया, चाहे यहाँ अशोक वाटिका से लेके और विभिन्न प्रकार के आप देख लीजिए कार्य। अशोक वाटिका में 10-12 करोड़ रुपए आप जाके देखेंगे तो कहीं ऐसा दिखता नहीं कि 10-12 करोड़ रुपए वहाँ लगा है। उतना अगर वाकई में खर्च होता तो सूरत बदल जाती, सूरत बदल जाती, स्वर्ग बन जाता, वहाँ लोग जाते और उसका आनंद लेते। लेकिन पैसे का दुरुपयोग कांग्रेस शासनकाल में होते रहा है और इसके लिए जरूरी है, वही मैं बोला ना कि हमको एक मजबूत सरकार की आवश्यकता। बिल्कुल। कलेक्टर दौरे के 7 दिन बाद डीओ भी पहुंचे स्कूलों में, तालाबंद, शिक्षक नहीं, स्कूल शिक्षा का हाल बेहाल। तखतपुर व कोटा की स्कूलों में गए। क्या लगता है, हालांकि ये तो कोटा का मामला है, लेकिन कोरबा में भी अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, बांगो में एक टीचर शराब पीकर सो रहा था। ऐसी कई घटनाएं आपने कोरबा में भी देखी हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे टीचर के लिए जो अच्छी खासी तनख्वाह पाते हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई के मामले में शून्य हो जाते हैं? बिल्कुल, ऐसे टीचर पे तो कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं और अगर इस प्रकार से शिक्षक
और मदिरा पान करके स्कूल में सोए पाए जाएंगे, तो सोचिए बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे वहाँ सीखने जाते हैं, बच्चे वहाँ जा रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि वो नशे से कैसे दूर रहें, ये शिक्षा देना चाहिए। लेकिन शिक्षक ही अगर वैसी स्थिति में पाए जाएंगे तो बच्चों के मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। इस मामले में मैं मानता हूँ हमारे कलेक्टर साहब को, आदरणीय अजीत बसंत जी, और वो इस मामले में स्पष्ट हैं और कड़े भी हैं कि कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में समझौता नहीं होना चाहिए और ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। डीओ साहब को भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्कूल का स्तर ऊंचा हो। और अभी प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठक में भी था, तो उन्होंने भी कहा है कि डीएमएफ राशि का पहला उपयोग और स्कूलों के जीर्णोद्धार में किया जाए। स्कूलों की बाउंड्री वाल जहां नहीं है, बाउंड्री वाल बनाई जाए, जहां के छत कमजोर है उसका और रिनोवेशन पूरा हो, फर्नीचर अच्छे स्कूल में उपलब्ध हो, बच्चों को समुचित व्यवस्था मिल सके और रेगुलर टीचर रहें। और जहाँ पे शिक्षकों का अभाव है उसके लिए डीएमएफ के द्वारा, उसकी राशि के द्वारा वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाए। तो ये एक अच्छी सोच के साथ सरकार चल रही है। कुछ इस प्रकार के शिक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं, और बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है, तो ऐसी मछलियों को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है, अभी आपने अभी कलेक्टर साहब की बात कही, इसके पहले जो कलेक्टर रहे हैं वो डीएमएफ तमाम चीज़ों को आप जानते हैं, क्या लगता है अभी वाकई में डीएमएफ की राशि का उपयोग हो रहा है? कहा जाता है कि कमीशन खोरी सब कुछ बंद हो चुका है, वाकई लगता है अब कोरबा की सूरत बदल जाएगी डीएमएफ को लेकर? बिल्कुल, डीएमएफ को लेकर कोरबा की सूरत बदल रही है भैया। आप देखेंगे तो पिछले और एक साल में आपको डीएमएफ का कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं मिला है कि जहाँ पे करप्शन देखने को मिले, भ्रष्टाचार देखने को मिले, और सही जगह लग रहा है। जैसे डीएमएफ का पैसा कहाँ लग रहा है, चूंकि मैं नगर निगम में हूँ, तो हर वार्डों में 67 वार्ड में पार्षदों को, ऐसा नहीं कि केवल भाजपा वार्डों में, सभी वार्डों में 67 वार्ड में 5 लाख रुपए पहले दिया गया कि जहां अति आवश्यक है रोड नाली आप 5-5 लाख का बनवा लीजिए। उसके उपरांत 10-10 लाख रुपए स्वीकृत किया गया कि जहां पे अति आवश्यक है रोड नाली आप उसको बनवा लीजिए। तो ये समुचित उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग नहीं हो रहा है। कि पहले तो सप्लाई हो जाती थी, इस प्रकार की सप्लाई होती थी कि वो 100 रुपए का वर्क ऑर्डर रहता था और 10 रुपए उसकी कीमत रहती थी। हम लोग सुने हैं कि 80 लाख की गाय घास खा गई, तो इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन अब भ्रष्टाचार मुक्त और सरकार है, और डीएमएफ में भी किसी भी प्रकार का साल भर में अपने को देखने को नहीं मिलता कि। बिल्कुल, कलेक्टर साहब की कड़ाई का ही एक नतीजा है कि जो अधिकारी चाहते हैं कुछ मिले, वो लोग परेशान है कि ये क्यों है अभी। हाँ। बिल्कुल। अमरावती की पूर्व सांसद राणा पर हमला, बॉडीगार्ड घायल, भाषण के दौरान हुआ था हंगामा, मुंह पर थूका गया, हमलावरों ने धार्मिक नारे लगाए, कुर्सियां फेंकी, 45 लोगों पर केस दर्ज। क्या लगता है जिस तरह से हो रहा है अभी, श्रीमती राणा जी हैं, ये क्या कहना चाहेंगी? इस तरह से जो हो रहा है कि अमर्यादित बातें करना और तमाम चीज़ें हो रही है, इनका विरोध किया गया है। ये जो व्यक्ति राष्ट्र हित की बात करता है, जो व्यक्ति हिंदुत्व की बात करता है, जो व्यक्ति सनातनी की बात करता है, जो हमारे संस्कृति की बात करता है, हमारे इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास का बात करता है, तो इस प्रकार के प्रखर वक्ताओं पे और कुछ विधर्मी ताकतें होती हैं, और वो विधर्मी ताकतों के द्वारा इस प्रकार का असामाजिक कृत्य किया जाता है, जिसकी तो निंदा होनी चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य जिसने भी किया है उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ और जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में हैं और इनके द्वारा हमेशा और देश हित की बात की जाती है। तो अगर किसी ने इस प्रकार का दुष्कर्म किया है, गलत कृत्य किया है, तो उसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। पीएम आवास बीएसयूपी से 40 से ज़्यादा कॉलोनियां, कई जगह बाहरी लोगों का कब्जा, अब तक सर्वे नहीं, अवैध तरीके से काबिज, लोग कर रहे नुकसान, बगैर टैक्स दिए मांग रहे सुविधा। क्या लगता है? पीएम आवास पर आते हैं। पीएम आवास लगभग 5 वर्षों से रुकी हुई थी, अब तेज गति से आगे बढ़ रही है, कितना लाभ मिलेगा लोगों को? निश्चित ही पीएम आवास का, प्रधानमंत्री आवास का लाभ अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी मिलना चालू हो गया उमेश भाई जी। और कल परसों एक कार्यक्रम था, उसमें हम लोगों ने उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री आवास 2.0 का। 2.0 में ये है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने और 1 करोड़ नए आवास की स्वीकृति दी है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 18 लाख आवास को वापस कर दिया था।
गरीबों के साथ उन्होंने एक पाप किया था। अब उसमें कहते हैं कि मेरे को राशि नहीं मिली, फिर बोलते हैं कुछ हुआ। वो केवल उनका एक बहाना था कि प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को अगर आवास मिलता तो उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय भाजपा सरकार का, केंद्र की सरकार का कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाता है, जिसको रोकने का काम और भूपेश बघेल ने किया था। तो पूर्व में भी और करोड़ों आवास मिले, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्ष से वंचित था। अभी 2.0 में और अधिक से अधिक लोगों को हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि वो फॉर्म भरे, ऑनलाइन भी फॉर्म भरे और उसमें लाभ मिलेगा। एक और उसमें अच्छी बात क्या है कि पहले जो प्रधानमंत्री आवास का प्रथम चरण था उसमें 31 अगस्त 2015 तक जो नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले थे उनका मकान स्वीकृत होता था, लेकिन अभी सेकंड चरण में उसको बढ़ा दिया गया है 10 साल। 31 अगस्त 2024 तक अगर कोई यहाँ पे निगम क्षेत्र में, निकाय क्षेत्र में रहता है, शहरी क्षेत्र में रहता है, तो उसको 2.0 और इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी इसमें रैपिड सर्वे होके और फॉर्म भराते हैं, जितने भी सर्वे होगा उसका डीपीआर भेजा जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा 5 स्टार वृद्धाश्रम, 30 एकड़ में 60 टावर, 1400 कमरे, 5000 बुजुर्ग रहेंगे। राजकोट में 300 करोड़ के दान से बना वृद्धाश्रम पहले फेज अप्रैल 25 में होगा पूरा। क्या लगता है भैया, भारत में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? कभी लगता था कि 5 स्टार वृद्धाश्रम बना जा रहा है, जो पहले हम लोग सुनते थे विदेशों में होता है कि एक बोलता है सेकेंड होम, तो ये यहाँ भी अब बनाया जा रहा है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो हम लोग के जो जैसे युवा हैं वो लोग कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते में हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दोनों सोच है जी। एक तो जो किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है, बिल्कुल। लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है? वही हाँ, ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि वृद्धाश्रम की नौबत ही नहीं आना चाहिए। नौजवान अपने माता पिता को अपने पास रखें, और जो वरिष्ठ जन हैं, माता पिता है, वो तो भगवान के रूप में। आप देखेंगे बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ कि माता पिता को छोड़ के और वो मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। असली मंदिर तो आपके घर में है, लेकिन आप उनका ध्यान न रख के और वो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। जिस माँ ने, जिस पिता ने और आपको जन्म दिया और आपको बचपन से पाला पढ़ाया, और उसके प्रति अगर आप इस प्रकार की भावनाएं रखेंगे तो ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को तो क्या बोले हैं, यानी बड़ा कोई शब्द ही नहीं है। और ये एक जिन्होंने और करोड़ों रुपए का बिजनेस छोड़ के और जनसेवा के लिए ये कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को साधुवाद भी देता हूँ। और निश्चित ही कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा प्रसंग, संस्मरण इनके जीवन में हुआ होगा जो इनको प्रभावित किए होंगे, इनके दिल को छुआ होगा, और इन्होंने अपने कमाई का एक बड़ा पैसा हिस्सा और इस आश्रम में लगा रहे हैं। इसके लिए इनको साधुवाद भी देता हूँ। लेकिन सभी से मैं आग्रह करूंगा हमारे क्षेत्रवासियों से कि सदैव अगर भगवान को देखना है तो अपने माता पिता के रूप में देखें, और सच्चा आशीर्वाद, यानी कोई भी माता पिता ऐसे नहीं है जिनका आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता, और सच्चा आशीर्वाद वही देते हैं। बिल्कुल। सामूहिक दुष्कर्म हुआ, पिता ने खुदकुशी की, फिर 40 दुष्कर्मियों को सजा दिलाई, अब खुद वकील बनी। दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलाना ही अपना मकसद बना लिया। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं ऐसे दुष्कर्म के मामले में, बाकी मामलों में भी कहीं ना कहीं लगता है कि न्याय थोड़ा सा पीछे हो जाता है, लेट हो जाता है, या ऐसी घटनाएं हो जाती है कि आदमी फिर एकदम वो हो जाता है कि अब क्या करें? बिल्कुल। अब जैसे ये वाले प्रकरण में आप देखेंगे उमेश भाई जी, तो एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, और वो दुष्कर्म होने के बाद जब न्याय की मांग उस पिता ने की, 9-10 दिनों तक उसे न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन इस बात से और वो बेटी इतनी व्यथित हुई कि उसने, जिसने दुष्कर्म किया था, उनको भी सजा दिलाई, उसने वकील भी बना, यानी खुद वकील बन गई, और 40 लोगों को इस प्रकार के जिन्होंने अन्य बेटियों के साथ दुष्कर्म किया उनको सजा भी दिलाई। तो ऐसी बेटियों की तो हम सराहना करते हैं, और इनको बिल्कुल श्रेष्ठ पुरस्कार मिलना चाहिए कि जो इस प्रकार से समाज सुधार का काम कर रही हैं। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। पीएचई में एकल ग्राम योजना शामिल, जल जीवन मिशन में एनएच का काम शुरू करवाने पुलिस की उपस्थिति में जमीन अधिग्रहित करने हुआ सीमांकन। रेस लगाने के चक्कर में बाइक टकराई दीवार से, युवक की मौत। स्वीकृति से ज्यादा कोयला खनन के मामले में एसीसीएल की बड़ी मुश्किलें। क्या लगता है भैया, रेस लगाने के चक्कर में
दीवार से टकराई बाइक और मौत हो गई। क्या लगता है जो अभी 18, 19, 20 साल के जो लड़के हैं शाम को आप देखते हैं बड़े स्पीड में गाड़ियों को चलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके कारण जी एक तो क्या है, कहीं ना कहीं इसके पीछे नशा भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। बिल्कुल। दूसरा, आजकल इतनी आधुनिक बाइकें आ गई हैं और कि उनके कारण आप देखेंगे शाम को तो ऐसी आवाज़ निकालते वो रोड से गुजरते हैं कि अगल बगल वाले अचंभित रह जाते हैं। केवल उसकी वजह से भी कई बार एक्सीडेंट होता है और केवल स्टंट दिखाने के कारण और इस प्रकार की घटना घटित होती है। इसके लिए यातायात पुलिस को और अपने नगरीय पुलिस को थोड़ा सा सचेत होना चाहिए। इस प्रकार की बाइकें दिखे, इस प्रकार के लोग दिखें तो बिल्कुल उनका लाइसेंस चेक हो और उसमें स्पीड लिमिट भी तय करनी चाहिए, तो उसके कारण कुछ हादसा रुकेगा हमारे क्षेत्र में। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यातायात विभाग भी जो है, जो मान लीजिए थोड़ा बहुत 200-500 रुपए का जुर्माना देके फिर उनको छोड़ देती, कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे लोग के ऊपर लगाम लगे? बिल्कुल जरूरी है, सबक मिले और इस प्रकार से कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये स्वयं तो अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हैं और सामने वाले भी कई लोगों की जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और भले आप एक मौका दे दीजिए लेकिन दोबारा घर वालों को बुलाइए, हाँ, ये करना चाहिए। बिल्कुल। खुले में फेंक रहे संयंत्र से निकला राख का विषय भी हर बार हम लोग उठाते हैं। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के समय राख का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। अभी जो मंत्री लखनलाल देवांगन जी, उन्होंने कहा था कि कैप्सूल के माध्यम से राखड़ का परिवहन किया जाएगा। क्या लगता है, लगभग 1 साल हो गया, उसके ऊपर अमल करना चाहिए और खास तौर पे जो संयंत्र है उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई करनी चाहिए कि आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए, किसी के घर के सामने किसी के खेत में ना डालिए। बिल्कुल, इस पे तो देखिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो शुरू से और इस बात का विरोध करते आया हूँ। बालकों में रहते हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ का इंडेक्स पोल्यूशन का आप पैमाना नापेंगे ना कोरबा का, और खासकर ठंड के समय में इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है। इंडेक्स के हिसाब से उसका मापदंड है कि 75 से लेके अधिकतम 100 तक आपका रहना चाहिए पोल्यूशन का इंडेक्स, लेकिन यहाँ का इंडेक्स आपका 200 के पार जा रहा है। तो इस प्रकार से राखड़ का परिवहन जो हो रहा है, खुले में हो रहा है राखड़ का परिवहन, केवल नाम मात्र के लिए फटी तिरपालों को ढक देते हैं, जिसके कारण पूरे रोड पे राखड़ उड़ रहा है। बाइक वाले पीछे जाते हैं, धूल आँख में जाता है, फेफड़ों में उनके कण जा रहे हैं। दूसरा, ये जहाँ भी और डंप कर देते हैं हवा के झोंके से, वो उड़ के तो वहाँ आसपास के और आवासों को और मोहल्लों को प्रभावित करते हैं, खेतों को प्रभावित करते हैं। तो लो लाइन एरिया के नाम पे इन लोग कहीं भी राखड़ को फेंक रहे हैं। इस प्रकार के संयंत्रों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और राखड़ का परिवहन कैसे हो, इसके लिए एनजीटी में एक नियम है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट में एक नियम है कि आपको कैप्सूल की गाड़ियों में परिवहन करना चाहिए। तो इसके लिए उन नियमों को और जब तक हम अक्षरशः पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ प्रदूषण की समस्या बने रहेगी। वैसे आप देखेंगे उमेश भाई, तो आज से साल भर पहले और आज की स्थिति में बहुत अंतर आया है। बिल्कुल, जैसे आपका बालको भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से बालकों में पहले हमेशा जाम की स्थिति बनी हुई रहती थी कि रोड के दोनों साइड में और राखड़ से भरी हुई ट्रकें पार्क करके छोड़ देते थे, कहीं भी फेंक देते थे। भवानी मंदिर के पास पूरा फेंक दिए, चाहे रिजदी में पूरा फेंक दिए, चाहे रिंग रोड में पूरा फेंक दिए। तो ये समस्या साल भर पहले और आज में अंतर है। वो 5 साल तो वो लोगों ने अति किया है, लेकिन अभी भी जो समस्या है, चाहे वो 50% कम हुई हो, हमको उसको 0% में लेके आना है। समस्या प्रदूषण से हमारा क्षेत्र दूर रहे, स्वच्छ वातावरण रहे, यहाँ के लोगों को भी और एक अच्छी हवा में जीने का अधिकार प्राप्त हो, ऐसी सोच यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, सबको रखना चाहिए। बिल्कुल। उद्योग मंत्री ने कंसोधन वैश्य गुप्ता समाज के भवन के लिए 25 लाख की घोषणा, दर्जन भर से अधिक रेलवे संपार में ओवर व अंडर ब्रिज की दरकार। क्या लगता है, ये उद्योग मंत्री और अंडर ब्रिज की बात करते हैं, क्या लगता है कि इनके मंत्री बनने के बाद 2-3 बड़ी योजनाएं जो सामने आई हैं, जैसे हाथी अभयारण्य क्षेत्र है, उसके बाद एल्युमिनियम पार्क है, क्या लगता है कि उसके बाद और क्या होगा, कितना लाभ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने के बाद और यहाँ के विधायक आदरणीय लखन देवांगन जी के मंत्री बनने के बाद कोरबा नगर निगम क्षेत्र में 250 से 300 करोड़ रुपए की सौगात मिल चुकी है। इसमें अंडर ब्रिज की बात कर रहे थे तो सोनालिया पुल के पास में और एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जाम की स्थिति बने रहती है, लोगों को स्टेशन जाने में बड़ी समस्या होती है, कई बार ट्रेनें छूट जाती हैं। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए और आदरणीय लखन
देवांगन जी के प्रयास से और लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और उस पे काम भी चल रहा है, सर्वे भी हो रहा है, मुआवजा भी तय किया जा रहा है और उसका ड्राइंग भी बन के तैयार हो गया है। जल्द ही और धरातल में वो कार्य देखने को मिलेगा। वो एक बड़ी उपलब्धि रहेगी कोरबा शहरी क्षेत्र के लिए कि वहाँ पे जाम की समस्या से हमको मुक्ति मिलेगी और स्टेशन आने जाने में एक सुविधा होगी। तो ये एक अच्छा है। अंडर ब्रिज सुनालिया के पास भी बन रहा है और भी कई स्थानों पे स्वीकृत होने के लिए और प्रयास चल रहा है। बिल्कुल। एयर क्वालिटी इंडेक्स का गिरा स्तर श्वास रोगियों की बड़ी परेशानी, हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से श्वास की बीमारियों में हो रहा इजाफा, जो उसी विषय पे बात कर रहे थे। क्या लगता है कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पर्यावरण विभाग भी जो है वो कहीं ना कहीं सोया हुआ है, चाहे वो राखड़ का मामला हो या कुछ भी मामला हो? क्या लगता है उनकी कहीं ना कहीं ना कार्रवाई करने की वजह से भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। पर्यावरण विभाग को जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है उसको ये सब चीज़ों को सचेत होना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी तो पुराने ही हैं। बिल्कुल। 5 साल में जो अधिकारी हैं बदलने में समय लगता है और ये अब चूँकि कोरबा अंचल जो है यहाँ एशिया की सबसे बड़ी खदानें हैं, यहाँ पे कोयले का परिवहन हो रहा है, यहाँ पे राखड़ उद्योग प्लांटों से राखड़ निकल रहा है। तो कोरबा के लिए अति आवश्यक है कि पॉल्यूशन अधिकारी और एक कड़ा अधिकारी होने की आवश्यकता है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। और प्रदूषण मुक्त बिल्कुल हमारा कोरबा होना चाहिए। हमारे कोरबा की सबसे बड़ी समस्या कोई पूछता है क्या है तो मैं बोलता हूँ प्रदूषण। यहाँ राखड़ हवा में उड़ रहा है तो कोयले के कण हवा में उड़ रहे हैं। इससे जब तक हमारे कोरबा को निजात नहीं मिलेगी तब तक यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाएगा। और सरकार को भी समझना चाहिए कि आज जितना पैसा खर्च हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में करते हैं, अगर उतना ही हम प्रदूषण रोकने में कर ले तो वो पैसा स्वास्थ्य का पैसा बचेगा और लोगों की आयु भी बढ़ेगी। यानी अब कोरबा में रहना तो मास्क वास्क कुछ पहन के घूमा जाए, इस प्रकार की स्थिति है। अब धीरे धीरे कंट्रोल भी हो रहा है और 1 साल में बहुत हद तक मैंने बताया कि कंट्रोल भी हुआ है। अभी तो बहुत कुछ बदला है। आने वाले दिनों में और जरूरी है। उसके लिए हम सबको जागरण, हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा कि जहाँ भी इस प्रकार से प्रदूषण फैलाने वाले कारक हैं उसको कैसे हम रोकें। अगर इस प्रकार से खुली और राखड़ उड़ाती ट्रकें जा रही हैं तो उसको रोक के आम लोगों को भी रोक के कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। अब इसके पहले तो बालको और नदियों में भी थे, नदियों में डालते थे। देखेंगे भवानी मंदिर के पीछे जो डैम का क्षेत्र है वहाँ पे पूरा डाल दिया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी आप देखेंगे नदियों में बहा दिया जा रहा है और इसके लिए कई आधुनिक संयंत्र वो आ गए हैं, मशीन जैसे चिमनी में भी आप उस उपकरणों को लगाएंगे तो उसके कारण और प्रदूषण कम होगा। तो सिर्फ धुआं जाएगा या उसको रोक देगा, रात को रोक देगा। इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों से ही, हर स्तर के प्रयासों से ही, चाहे गाड़ियां जो धुआं ज्यादा फेंक रही है उन गाड़ियों का चालन बंद किया जाए, चिमनियों में वो संयंत्र लगाया जाए, जो राखड़ फैलाती हुई गाड़ियां दौड़ रही हैं उसको रोका जाए। उसका बेहतर विकल्प वही है, कैप्सूल वाला सबसे अच्छा विकल्प है। बिल्कुल भाई, जब सीमेंट प्लांटों में कैप्सूल की गाड़ियों में और राखड़ का परिवहन होता है तो फिर आप चाहे NH में डाल रहे हैं, चाहे लो लाइन एरिया में डाल रहे हैं, चाहे आप माइंस में डाल रहे हैं, तो उसको कैप्सूल में लेके जाओ ना भाई। ये एक नियम होना चाहिए। लेकिन संयंत्रों के द्वारा पैसा बचाने के लिए और कहीं ना कहीं इस प्रकार से सस्ते ठेके देने के लिए इस प्रकार का हो रहा है। आपको नहीं लगता भी ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, वो या ठेकेदार हो या संयंत्र वाले हो, जो नदियों में या ऐसी जगह पे जो राख डालते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उसी पानी को हम लोग पीते हैं जिसमें आप राख डाल रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारा हवा प्रदूषित है, हमारा जल प्रदूषित है, आज खेत, हमारी भूमि की उर्वरता खत्म हो रही है, तो ये सबको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। और जब तक प्रशासन स्तर पर इसके लिए प्रयास नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो संयंत्र हो, वो नियम के साथ और पालन करें। बिल्कुल। वैनगंगा एक्सप्रेस 10.5 घंटे लेट आई, यात्री हुए परेशान, विलंब का समय, ट्रेन नहीं कर पा रही कवर, लौटना पड़ा घर, दोबारा स्टेशन आए यात्री। क्या लगता है भी आप लोगों ने काफ़ी मशक्कत की है ट्रेनों को लेकर, क्या लगता है अब डबल इंजन की सरकार है, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, क्या लगता है उम्मीद की जाए कि अब की बार अच्छी स्थिति होगी? बिल्कुल भैया, कोरबा के लिए हम सबकी ये मांग रही है कि कोरबा में यात्री ट्रेनों की सुविधाएं बढ़े। इसके लिए और हमारे आदरणीय कमलेश यादव भैया और उनके साथ हम लोग, अन्य कुछ पत्रकार, कुछ समाज के लोग जुड़ के 5-7 लोगों ने कोरबा विकास समिति बनाई, रेल विकास समिति बनाई और जिसमें पिछले 5-7 वर्षों
में लगातार प्रयास हुआ है जी। चाहे वो डीआरएम से मिलना हो, चाहे आरएम से मिलना हो, चाहे उस समय के वर्तमान मंत्री थे उनसे, चाहे सांसद उस समय वर्तमान थे उनसे, चाहे उस समय केंद्रीय मंत्री थे उनसे मिलना, और लगातार प्रयास करने के बाद हसदेव एक्सप्रेस की सौगात मिली। तो इसके लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। हम सबकी एक ही सोच होनी चाहिए कि जहां से हम अधिक से अधिक राजस्व दे रहे हैं सरकार को, दबाव बनाकर बोलना पड़ेगा, सरकार भी हमें यहाँ पे हमारा हक दे। इसके लिए चूंकि यहाँ पे और ज्योत्सना महंत जी सांसद हैं, वो पार्लियामेंट में बैठती हैं, तो हम मांग उनसे कई बार कर चुके हैं और हमेशा करते हैं कि आप सदन में बैठ रही हैं, वहाँ पे चूंकि प्रधानमंत्री जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर जगह पैसे दे रहे हैं। आज रेल पटरियों को आप देखेंगे तो 2014 के पहले 70 सालों में और 2014 के बाद अभी 10 सालों में जितनी रेल पटरियां थी देश में वो डबल हो गई, जितनी ट्रेनें थी वो डबल हो गई। आज वंदे भारत मातरम ट्रेन है, चाहे बुलेट ट्रेन हम चलाने की बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र को ट्रेन की सुविधा मिल रही है, तो हमारे कोरबा को सुविधा क्यों नहीं मिलेगी। इसके लिए ज्योत्सना दीदी सांसद के रूप में 5 वर्ष भी रही और वर्तमान में भी हैं, वो प्रधानमंत्री जी से मजबूती से मांग करें और हम लोग उनके साथ हैं। और कोरबा को, क्योंकि जब वो सब क्षेत्र को बगैर भेदभाव के दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं समग्र, तो यहाँ भी देंगे। और यात्रियों की सुविधा बढ़नी चाहिए, चाहे वो कलकत्ता जाने वाली हमें एक ट्रेन प्राप्त हो, चाहे इधर दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन प्राप्त हो, चाहे इधर यूपी क्षेत्र में जाने के लिए एक ट्रेन प्राप्त हो। आज कोरबा छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे जिलों में और इसकी फ्लाइट की सुविधाएं चालू हो गई हैं। चाहे अंबिकापुर को आप देख लीजिए, जगदलपुर देख लीजिए, बिलासपुर देख लीजिए, तो यहाँ जब झारछोकड़ा देख लीजिए पास में, तो जब यहाँ फ्लाइटों की सुविधा चालू हो गई है, एयरपोर्ट बन चुके हैं, तो हमारे कोरबा को एयरपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम कुछ अच्छी ट्रेनें तो मिलेगी, हमारा अधिकार है। वो भी खराब हो चुका है, एयर स्ट्रिप भी खराब हो चुका है। तो ये सब चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा। ये सब चीज़ें एक प्रबंधन, मैनेजमेंट और एक विजन का काम है। इसके लिए इस क्षेत्र में काम करने वाला आदमी चाहिए। बिल्कुल। स्वीकृति से ज़्यादा कोयला खनन के मामले में एसीसीएल की बड़ी मुश्किलें, नोटिस के जवाब में संतुष्ट नहीं होने पर खनिज विभाग ने राज्य शासन को भेजी फाइल। हालांकि अलग विषय भैया, क्या लगता है खदानों में जो बीते 5 वर्षों में डीजल, कोयला, तमाम चोरी, लूट, डकैती सब कुछ हुआ है, क्या लगता है वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी अब, या फिर अब जो गायब हो गया तो चला गया? कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकारी संपदा की चोरी हुई है, करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हुई है, तो उस फाइलों को खुलना चाहिए और उस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये आप देखेंगे पिछले 1 साल से तो कबाड़ चोरी का काम बंद है, डीजल चोरी का काम बंद है, कोयला चोरी का काम बंद है। ये तीनों काम और पिछले 5 सरकार बदलते ही सबसे पहले वही काम हुआ है। तो भ्रष्टाचार मुक्त, करप्शन मुक्त सरकार का गठन हो चुका है। लेकिन जो पुराने पाप हैं, 5 साल के जो पुराने पाप हैं, वो पाप धीरे धीरे धुलेंगे, उसकी परत धीरे धीरे खुलेगी और कार्रवाई होगी। चल रहा है, फिर वो धीरे से डीएमएफ पे आया, फिर धीरे धीरे वो आया। आज कोयले में जो पहले 25 से 35 रुपए तक जाता था सीएम हाउस, वो सब बंद हो चुका है। आज वसूली पूरी बंद हो चुकी है, चोरी पूरी बंद हो चुकी है, मामले को लेकर साफ सुथरा काम हो रहा है, हमारे ट्रांसपोर्टर आज खुश हैं। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा हो, अब वो धीरे धीरे सब कुछ होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।